हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर शालिनी जैन। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ती है। ठीक है, नॉलेज अपने साथ हमारे को वापस नहीं लेकर जानी है गॉड के पास। तो ये हम जितनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड्स को ये वीडियो देखने को मिलेगी तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना लेबर करते हो अपनी स्टडीज़ के ऊपर, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 वीडियोज़ में हमने लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर 3rd वीडियो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर मैं लेकर आई हूँ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दे आर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेटेड क्यों है? क्योंकि जो फूड हम इनटेक करते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, उसको बर्न किया जाता है तभी हमारे को एनर्जी मिलती है, एंड दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ये हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में किया था। तो एसिमिलेट कैसे करते हैं फूड को? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड का तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होना टू रिलीज एनर्जी। किस लिए? एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है, और हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? 9th में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती थी, और वो एनर्जी कहाँ से निकल कर आती है? इस फूड की बर्निंग से। ठीक है, सो वो वाली एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी है। Release energy along with carbon dioxide and water as waste product from the body of an organism is known as respiration। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस से रिवर्स होती है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइनिंग टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था क्योंकि दैट इज स्टार्च, फूड ऑफ प्लांट इज नोन एज स्टार्च, तो मैंने वहाँ पर स्टार्च लिखवाया था आपको। तो उस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फूड इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, C6H12O6 इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज अलॉन्ग विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में। तो ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स होती है। तो आपको एक रिएक्शन लर्न करनी है और आप उसको रिवर्स करके, फोटोसिंथेसिस की लर्न कर ली तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड बर्न हो रहा है और बर्निंग के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है हमारी बॉडी में? हम क्यों रेस्पायर करते हैं? हम क्यों ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं? तो ऑक्सीजन हम एयर से इसलिए रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे को अपना फूड को बर्न करना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए रिलीज करते हैं, ठीक है, इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे कौन ले लेता है? फिर प्लांट्स ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं ग्रो मोर प्लांट्स, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। अब रेस्पिरेशन 2 तरीके की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, मैं अब आपको बताया था। एक होती है एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब इसकी डेफिनेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिफ्रेंशिएशन आ जाए, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आप इनको सबको कवर करके एक साथ लिख सकते हो एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक। पर इनको डीपली समझने के लिए ये पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहाँ पर भी गिवन है। तो ये पाथवे जो होते हैं कभी कभी डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ड्रॉ द पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो आपको यही ये पूरी जो फ्लो चार्ट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही बनाकर आप लिख कर आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ,
बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फ्लो चार्ट की हेल्प से आप जितना लर्न करोगे उतना आसान हो जाएगा, आपके नोट्स ब्रीफ बनेंगे और आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद आपको जो भी राम कहानी वहाँ पर लिख कर आनी है उन सेंटेंसेस को इलैबोरेट कर दीजिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो भी कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखे हैं पॉइंट्स ताकि आपको दिमाग में रहे कि हाँ हाँ ये डिफरेंस होते हैं, बट आप उन्हें इलैबोरेट कर सकते हो, इनलार्ज कर सकते हो, सेंटेंसेस को ब्रीफ करके टोटली आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? फूड का ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जब ये पाथवे आता है तो हमारे को ये पूरा ड्रॉ करके आना पड़ता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। आपको मैंने बताया था फूड जो होता है हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में हम इसे स्टोर करते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, होते तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, पर एक मॉलिक्यूल कैसे रिलीज करता है एनर्जी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोप्लाज्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड और पायरुवेट में। पायरुविक एसिड का दूसरा नाम होता है पायरुवेट, ठीक है, मॉलिक्यूल को कहते हैं पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 का हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड और इसका दूसरा नाम होता है पायरुवेट। और ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पहली चीज ये याद रखनी है, ये वाला जो स्टेप है ये कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ये स्टेप एरोबिक में भी आएगा और एनारोबिक में भी आएगा। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे बनाना है तब भी आपको ये स्टेप देना पड़ेगा, अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे बनाना है तब भी आपको ये स्टेप देना पड़ेगा। यानी फर्स्ट स्टेप इन द पाथवे ऑफ बोथ द रेस्पिरेशन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट, और ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब आते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है जी। पायरुविक एसिड अब यहाँ से 3 पाथवेज में जाता है, 3 रास्ते चुन लेता है, ठीक है। किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन के पीछे पूरी रिएक्शन दी थी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज बर्न होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और साथ में 38 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और आपने 9th में भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। कहाँ पर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और साथ में 38 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम यहाँ पर पहुँच गए, 38 ATP एनर्जी रिलीज हुई। तो हमारे को फूड से एनर्जी मिलती है, कहते हैं ना फूड हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें से 2 ATP के मॉलिक्यूल तो यहाँ पर बनकर आते हैं, और बाकी 36 यहाँ पर 36 + 2 38 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसमें 2 टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब ये दोनों रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अब मसल सेल्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स जिमिंग वगैरह भी करते होंगे, कुछ योगा भी करते होंगे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करते होंगे, बहुत स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होंगे। तो जब आप रनिंग वगैरह करते हो तो आपकी मसल्स, जो लेग की मसल्स होती हैं, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब पेन होने लग जाता है, ठीक है। आप कभी वैष्णो देवी की जब चढ़ाई करने गए होंगे, ऑलमोस्ट ऑफ यू हैव डन, तो जब वहाँ से वापस आते हैं तो हमारी मसल्स इतनी पेन करने लग जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने उनको स्ट्रेस दिया होता है, वॉक किया होता है, तो उसकी वजह से। तो उन क्रैम्प्स, वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो मसल सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो उसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो जब रेस्पिरेशन होता है, देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमारे मसल्स के सेल में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जाके वहाँ पर जम जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारे को पेन होने लग जाता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं वहाँ पर मसल्स में। तो ये क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी फील
क्रैम्प्स और पेन इन आर मसल सेल्स व्हेन वी परफॉर्म विग्रस एक्सरसाइज। जब हम विग्रस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प क्यों आने लगते हैं? तो रीज़न इसका यही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में हुआ, हमारे मसल सेल्स में हुआ, और लैक्टिक एसिड बनती है, इस वजह से पेन होता है हमारे को। ठीक है, क्रैम्प्स आते हैं, और जब हम गर्म पानी से उसको सिकाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो लैक्टिक एसिड है ये डिसॉल्व होने लग जाती है और हमारा पेन कम होने लग जाता है। ठीक है, और 2 ATP की एनर्जी रिलीज होती है। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 38 ATP मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर कितनी रिलीज हो रही है? 2 ATP मॉलिक्यूल्स की। सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज लार्ज। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती है वो ईस्ट सेल के अंदर भी होती है। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा खमीर। ठीक है, तो कर्ड वगैरह के लिए, पनीर वगैरह फाड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ईस्ट। जब हम बहुत सारी चीज़ों में, आप अपनी मदर से पूछेगा, खमीर कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो ईस्ट सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है, लिविंग होता है, तो ये इसके अंदर भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, और जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है एक तरीके से, दिस इज जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन में भी इस सेल का हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 ATP की इसमें एनर्जी यूज़ होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP की, यहाँ पर 2 ATP की, यहाँ पर 38 ATP की। तो आप देख रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ वेरी लेस, बहुत कम रिलीज हो रही है। अब हम इनके डिफरेंस पॉइंट करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इनकम्प्लीट क्या हुआ कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, तभी तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, 38 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस फ्लो चार्ट से मिल रहे हैं। लास्ट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या है? मसल सेल्स के अंदर हमारा एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, और ईस्ट सेल के अंदर हमारा प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट कर रखा है तो आप ये डिफरेंसेस आराम से कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्लो चार्ट, पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आ जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स यहीं से निकल कर आ रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के, बट प्लांट्स के सारे पार्ट्स रेस्पायर करते हैं। अब सारे पार्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? देखिए लीव्स रेस्पायर करते हैं थ्रू स्टोमेटा, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में थ्रू स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं, और वही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जितना भी होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो लीव्स के थ्रू स्टोमेटा में होता है। ओल्ड रूट्स में जो होता है रूट हेयर्स के थ्रू होता है बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज का, याद रखिएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। देन वुडी स्टेम या ओल्ड रूट्स या ओल्ड वुडी स्टेम जो होती है, स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करते हैं। तो वुडी स्टेम के अंदर लेंटिकल्स, रूट हेयर से लीव्स के अंदर स्टोमेटा। सो दीज आर द ऑर्गन्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब बात होती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी हमने रिएक्शन में देखा था न्यूट्रिशन की, उसमें जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, बट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एंड एट नाइट बोथ। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और वो डे टाइम में होता है, तो वो तो हमारे डे टाइम में मैक्सिमम करते हैं, परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। बट रेस्पिरेशन का प्रोसेस डे टाइम पे भी हो सकता है और रात को भी हो सकता है। डे टाइम पे थोड़ा कम होता है क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो डे टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट बहुत स्लो होता है प्लांट्स के अंदर, रात को बहुत ज़्यादा रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो जब रात को ज़्यादा रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। रेस्पिरेशन के अंदर बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और रेस्पिरेशन के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है,
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे तो ये यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर इनका फोटोसिंथेसिस रात को हो नहीं सकता। अब ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि रात के टाइम पे वो ज़्यादा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी इनहेल करनी है, हमारे को तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग जाओ, जब सनलाइट पड़ती है ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल टॉप पर होता है उस टाइम पर, और फ्रेश एयर हमारे को मिलती है, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अब ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, रात को इसीलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और लोगों के दिमाग में क्या मिस अंडरस्टैंडिंग्स है, क्या मिसकॉन्सेप्शंस है कि भूत प्रेत आ जाते हैं, भूत चिपट जाते हैं, चुड़ैल चिपट जाती है, तो ये सब रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शंस है। तो रीज़न साइंटिफिक है इसका, साइंटिफिक रीज़न क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रात के टाइम क्योंकि वो रिस्पायर करते हैं। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, अब ये क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो इनका तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं हो सकता। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये कुछ ऑक्सीजन तो प्लांट्स जो होते हैं इसके लिए सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, और बाकी ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। और रात के टाइम ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करेंगे, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो रात के टाइम हमारे को कभी भी पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द रीज़न, देयर इज़ नो अदर मिसकॉन्सेप्शन। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, जो एनिमल्स के इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, ताकि आपको कभी पूछ लिया जाए तो यू शुड नो। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये किससे ब्रीथ करते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, बॉडी सरफेस, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं तो सारे इनके प्रोसेसेस किससे होते हैं, उनकी बॉडी सरफेस से। देन अर्थवॉर्म रिस्पायर थ्रू स्किन, देन इंसेक्ट्स एयर ट्यूब्स एंड ट्रैकिया, इनके एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया। एक्वेटिक एनिमल्स, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं इनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश और प्रॉन जो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, वे ब्रीथ थ्रू गिल्स। गिल्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो इनके डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसे डिफ्यूज कर देते हैं गिल्स अपने सेल्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे डिफ्यूज कर देते हैं वाटर के अंदर। तो उससे क्या होता है कि अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एयर के अंदर तो बहुत हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से डायरेक्टली, तो हमारे लिए इजी है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर, बट इन वाटर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एंड सेकेंडली इट इज इन द डिसॉल्व फॉर्म। तो उसको एब्जॉर्ब करना, उसे डिफ्यूज करना बॉडी सेल में, तो इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बिकॉज दे हैव टू डिफ्यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इनटू देयर बॉडी सेल, ठीक है। तो इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। देन टैडपोल जो होते हैं गिल से। अब फ्रॉग के अंदर देखिएगा टैडपोल जो होता है वो गिल से ब्रीथ करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स, एंड देन फ्रॉग अगर वो लैंड पे होता है तो वो लंग्स से ब्रीथ करता है, और अगर वो वाटर के अंदर होता है तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो इनके 3 ब्रीदिंग ऑर्गन्स हो गए, आप ये ऑब्जर्व करिएगा, टैडपोल गिल से, फ्रॉग लैंड पर लंग्स से, और वाटर के अंदर स्किन से। अब बात आती है वर्टिब्रेट्स की। वी आर वर्टिब्रेट्स, जिनकी बैकबोन होती है। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, तो ये मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम वर्टिब्रेट्स, मैमल्स इसी के अंदर आते हैं, हम लोग भी, ह्यूमंस भी इसी के अंदर आते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स, ठीक है। तो अब हम वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज ब्रीदिंग, अनदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है।
रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, वन इज ब्रीदिंग, अनदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले बात करते हैं ब्रीदिंग की, अभी हम पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। अब ब्रीदिंग के लिए हमारे बॉडी में स्पेशल ऑर्गन है लंग्स, ठीक है, बट लंग्स तक भी एयर पहुंचनी चाहिए, तो वहाँ पर एयर कैसे पहुँचती है, पूरा उसका पाथवे होता है। तो वो यहाँ पर मैंने पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पहली जो छोटी सी चीज़ समझनी है, हमारी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं, दीज आर 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट इन आवर नोज, ठीक है। नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो आगे जाके ओपन होती है एक कॉमन पैसेज के अंदर, जिसे हम कहते हैं नेसल पैसेज। तो यहाँ पर 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं, ये आगे कॉमन पैसेज बना देती हैं, यहाँ पर होती हैं 2 नॉस्ट्रल्स। ये जो ओपनिंग होती है 2 नॉस्ट्रल से होती है, फिर ये अंदर जाकर एक कॉमन पैसेज में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड नेसल पैसेज। तो हमारी स्टार्ट होती है ब्रीदिंग नेसल पैसेज से। अब नेसल पैसेज के अंदर नॉस्ट्रल्स एंड नेसल पैसेज, तो आपको समझ में आ गया होगा नॉस्ट्रल्स और नेसल पैसेज। हमारे नेसल पैसेज के अंदर और नॉस्ट्रल्स के अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। उन हेयर्स का काम क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हम एयर के साथ अंदर इनहेल कर लेते हैं उसको रोकना, ठीक है, ट्रैप करना। म्यूकस उनको ट्रैप करके, म्यूकस होता है लिक्विड सा होता है हमारे नोज के अंदर, एवरी टाइम यू फील अ म्यूकस काइंड ऑफ थिंग, अ लिक्विड काइंड ऑफ थिंग इन योर नोज, ठीक है। तो वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। वार्म एयर हमारी नोज के अंदर, कभी आप ब्रीद आउट करो तो वार्म एयर प्रेजेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो वार्म एयर होती है, जो एयर के अंदर बैक्टीरिया चला गया है उसे किल कर देती है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ नेसल पैसेज। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑर्गन है फेरिक्स। अब फेरिक्स इज द कॉमन, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था तब भी बताया था, दिस इज फेरिक्स, ठीक है। ये हमारे इस जगह पे होता है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। हमारी जो विंड पाइप होती है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है। दिस इज ट्रैकिया। सो दिस इज आवर फर्स्ट, नंबर 2 फेरिक्स, ठीक है। अब फेरिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है फेरिक्स, इस जगह पर ये कॉमन ओपनिंग होती है फूड पाइप और विंड पाइप के लिए। अब कभी कभी आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, बहुत फास्ट खाना खाते हो। जब बहुत फास्ट खाना खाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना बजाय फूड पाइप के जाने के, ईसोफेगस में जाने के, वो स्लिप होकर पहुंच जाता है हमारी विंड पाइप में, एंड वी फील, हमारे को फिर हिकअप्स आने लग जाते हैं, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है, खांसी होने लग जाती है, धसका उठ जाता है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो फूड पाइप और विंड पाइप का पैसेज है वो कॉमन है, ओपनिंग कॉमन है। अब यहाँ से जाके विंड पाइप अलग हो जाती है फेरिक्स से, और फूड पाइप अलग हो जाती है। यहाँ पर हमारी, ठीक है, विंड पाइप अलग हो जाएगी और फूड पाइप अलग हो जाएगी। तो अब जब ये सेपरेट होते हैं, इस जगह पे सेपरेट होते हैं। अब फेरिक्स का देखते हैं, नेसल पैसेज ओपन्स इनटू फेरिक्स व्हिच लीड्स टू ट्रैकिया। ये फर्दर जाके कहाँ पर मिल रहा है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप होती है, तो ये फेरिक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एज वेल एज विंड पाइप विच फर्दर लीड्स टू ट्रैकिया, जो ट्रैकिया में जाता है, ठीक है, लीड्स टू ट्रैकिया थ्रू अ स्लिट। स्लिट कैसे, किसको कहते हैं, ढलान को, थ्रू अ स्लिट। अगर आप अपना माउथ ओपन करके मिरर के अंदर देखेंगे तो एक स्लिट आपको दिखाई देगी कि अंदर जब आप फूड अंदर लेते हैं या ब्रीद अंदर करते हैं तो एक स्लिट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्लिट कॉल्ड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के थ्रू, ठीक है। ग्लॉटिस के ऊपर अगर आप अपना माउथ ओपन करेंगे, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप। उसका काम क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का जो फेरिक्स पे पाया जाता है कि वो फूड को हमारी विंड पाइप में एंटर करने से रोकता है। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अपनी ही पोजीशन पे रहता है, ठीक है। कभी भी आप मिरर के सामने खड़े होकर, अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी आप देख सकते हैं, ऐसे पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि पूरा माउथ ओपन करके एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसका काम क्या होता है, फूड को हमारी विंड पाइप में जाने से रोकना, कि हमारा जो विंड पाइप में वहाँ पर फूड ना चला जाए। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कब हटता है अपनी जगह से, जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, ताकि सिर्फ एयर ही अंदर जा सके और एयर ही बाहर आ सके। एयर के थ्रू हमें को क्या चाहिए, अब ऑक्सीजन छन के तो अंदर आएगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड छन के तो बाहर जाएगी नहीं, वो किसके थ्रू जाएगी, एयर के अंदर डिजॉल्व होके। तो हम एक तो कंप्लीट एयर ही इनहेल करते हैं ना, तो एयर से हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज़ कर देती है। तो इस तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है।
तो कंप्लीट एयर जब उसके अंदर जाती है तो वो इसका जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का प्रोसेस क्या होता है, इस एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है कि उस एयर के टाइम जब वो एंट्री हो रही होती है हमारे ट्रैकिया के अंदर, उसी टाइम वो अपनी जगह से हटता है, एक तरह से गार्ड का काम करता है। एंट्री तभी देता है जब हम इनहेल एयर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं अलॉन्ग विद एयर, ठीक है। और गलती से अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो गलती से हमारी इसमें भी आ सकता है, यानी कि ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में आ सकता है। तो दिस इज द रीजन। थर्ड ऑर्गन है लैरिक्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। दिस इज लैरिक्स, ठीक है। ट्रैकिया के जस्ट नीचे होता है, ये रेड कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, लैरिक्स और वॉइस बॉक्स। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। ये जो रेड कलर का है मैं इसको फिल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। ये ब्लैक मैंने आप इसको फिलिंग कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज लैरिक्स। लैरिक्स इज साउंड बॉक्स, जो हम एयर अंदर लेते हैं उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे लैरिक्स होते हैं वहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो जब एयर उनके साथ टकराती है, वाइब्रेट करती है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ किस वजह से हो रहा है, जो एयर में अंदर ले रही हूँ वो एयर किससे टकरा रही है, मेरे वोकल कॉर्ड से, और वोकल कॉर्ड्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट आर कनेक्टेड विद माई ब्रेन। जो मैं बोलना चाह रही हूँ वही मैं बोल पाती हूँ, ठीक है। फोर्थ ऑर्गन है हमारा ट्रैकिया और विंड पाइप। दिस इज विंड पाइप, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा ट्रैकिया है। सो दिस इज ऑर्गन नंबर 4, ठीक है, ट्रैकिया। इसका कॉमन नेम है विंड पाइप। तो अब आप देख रहे हो उसके ऊपर सर्कुलर से स्ट्रक्चर है, कुछ राउंड स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। दीज आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यूज आपसे पूछ लिया जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं, ठीक है। एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन और कार्टिलेज आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये हमारे जो ईयर पिन्ना होता है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेज, ये भी हमारा कार्टिलेज है, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बने होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, कभी कभी अगर हमारे लंग्स के अंदर, विंड पाइप के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, एयर की कमी होती है, तो ये उसको कोलैप्स होने से बचाता है। हमारे लंग्स को जो हमारा एयर पैसेज है इसको फटने से बचाता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एयर की कमी हो जाएगी, तो इसका बर्स्ट होने का डर रहता है, ओके। सो इसको उस चीज़ से बचाता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका फंक्शन लिखा हुआ है, कवर्ड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब होता है फटना, व्हेन लेस एयर इज प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा लंग्स, विच इज द इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। लंग्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो लंग्स होते हैं वो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड प्लूरा। तो उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। अब ये जो ट्रैकिया है आप ये देख रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक इस साइड के लंग्स में जा रहा है, एक इस साइड के लंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों लंग्स के बीच में ये जो डिवीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस, ठीक है। सिंगल इज ब्रोंकस, प्लूरल इज ब्रोंकाई। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज प्लूरल, ठीक है। प्लूरल अगर हम दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्रोंकाई, और अगर सिंगुलर एक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोंकस। तो मैंने यहाँ पर एक लेबल करा है तो ब्रोंकस, अगर आप दोनों को लेबल करके दिखा रहे हैं तो ब्रोंकाई। विच फर्दर डिवाइड्स इंटू मैनी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आप ब्रोंकस जो यहाँ जा रहा है, ये फर्दर आप देख रहे हैं बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक रिवर फर्दर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरीके से ये ब्रोंकस जो होता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डिवीजन में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। सो ट्रैकिया ओपन्स इनटू 2 ब्रोंकाई विच फर्दर डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रोंक्यूल्स। ये बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में, और जो हर ब्रोंक्यूल है उसके एंड में आप देख रहे हो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर का मैंने एक ओपन एंड लार्ज व्यू यहाँ पर बना दिया है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। तो लंग्स के ब्रोंकस डिवाइड हुए, 2 लंग्स के अंदर गए, ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स विच एंड विद बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक। हम इसको 2-3 नाम से बुला सकते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर बैग, ठीक है। तो किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कवर्ड विद मैनी ब्लड कैपिलरीज, इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये आप देख रहे हो, ये राउंड जो स्ट्रक्चर है, दीज आर कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज। ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल है, ये फर्दर जहाँ पर एंड हो रहे हैं वहाँ पर ये एल्वियोलाई सैक है, ठीक है। एल्वियोलाई सैक कवर्ड विद मैनी ब्लड कैपिलरीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर एयर आती है, ठीक है। ब्लड के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड आता है यहाँ पर, ठीक है।
और एयर आती है बाहर से, ठीक है, यहाँ तक पहुँचती है इन कैपिलरीज के ऊपर, और कैपिलरीज में जो ब्लड आता है, ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट से पंप होकर ब्लड यहाँ पर पहुँचता है। तो जो ब्लड यहाँ पर आता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज़ कर देता है और ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ इन कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज़ कर देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो जब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स अगेन गो बैक टू द हार्ट। वो भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, अपना ट्रांसपोर्टेशन जब आपका नेक्स्ट सिस्टम है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अभी आपको दोबारा से रिव्यू करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन में, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया एल्वियोलाई के ऊपर, इन द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, ठीक है। कैपिलरीज एक तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड पहुंचता है फ्रॉम द हार्ट। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। ये याद रखना कौन सा प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का? दैट इज थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। और हम फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और फिर इसी प्रोसेस से हम एयर को बाहर एक्सहेल कर देते हैं। कैसे एक्सहेल करते हैं? फिर हमारी एल्वियोलाई से वापस दोबारा गई हमारे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से वापस गई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से गई फिर वापस ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गई फिर लैरिक्स में, फिर नेसल पैसेज से एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दोनों हमारा नेसल पैसेज से होता है। अगर गलती से अगर हम माउथ ओपन भी कर रहे हैं, हमारी एयर अंदर भी जा रही है तो डस्ट पार्टिकल्स मुंह में चले जाते हैं। तो पर ओपनिंग कहाँ पर है हमारी? यहीं पर तो है ना, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के टाइम आपको कहा जाता है एक्सहेल करिए नोज से और इनहेल करिए नोज से और एक्सहेल करिए माउथ से, ठीक है। तो माउथ से जो हम एक्सहेल करते हैं मतलब है कि यहाँ तक तो कॉमन हो गया क्योंकि फेरिक्स इज द कॉमन पॉइंट, यहाँ तक आ गई, उसके बाद माउथ से आप बाहर, क्योंकि यहाँ तक तो आपका कॉमन पैसेज है, तो यहाँ तक तो आपका फेरिक्स तक तो एयर यहीं से आ रही है लंग्स से, उसके बाद माउथ से आप एक्सहेल कर सकते हैं। तो इनहेल आप नोज से करते हैं, एक्सहेल आप माउथ से करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिटेशन। इस तरीके से होता है ये प्रोसेस, ठीक है। बट यूजुअली हमारे को नोज से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए। दैट इज द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। दैट इज फॉर मेडिटेशन, जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स, ठीक है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। एंड में मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको एक इंपॉर्टेंट टिप हर बार देनी है, तो एंड में इसी से रिलेटेड मैं आपको एक टिप दूंगी। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया? इसी पाथवे से एयर अंदर आती है और इसी पाथवे से एयर बाहर जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लंग्स में ब्रीदिंग के टाइम पे। ये सपोर्ट करता है, ये इट्स द सपोर्टर। अगर लंग्स के नीचे ये डायफ्राम नहीं होगा, सपोर्टर नहीं होगा, तो लंग्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो जस्ट हैंग ऑन रहेंगे हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी के अंदर जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, द पार्ट वेयर लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। तो वहाँ पर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनको सपोर्ट कौन करता है? नीचे से डायफ्राम। तो ये डायफ्राम जो होता है, यही जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, अभी मैकेनिज्म जब मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग का तब आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ब्रीद इन जब ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम ही सपोर्ट करता है लंग्स को अप और डाउन करने में, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो दिस इज हाउ द ब्रीदिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। मैकेनिज्म अभी हम करते हैं। मेरे हिसाब से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से एयर एंटर करती है हमारे लंग्स तक और हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि एयर को बाहर रिलीज करते हैं। तो सेम पाथवे रहेगा और सेम पाथवे से बाहर जाएगी। आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने एक पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट, कंप्लीट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आप इतना कवर कर लेते तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आई गारंटी फॉर दैट। ब्रीदिंग मैंने आपको बता दी। टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अब हमने पढ़ना है। मैकेनिज्म कैसा होता है? मैकेनिज्म मतलब ब्रीदिंग होती कैसे है? 2 स्टेप में होती है। एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर एक्सहेल करना, ठीक है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, ठीक है। 2 नाम से जाना जाता है, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। ब्रीदिंग इन एयर इनटू एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई के अंदर एयर को ब्रीद इन करना इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, ठीक है। नाउ
डायफ्राम एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोसेस होता क्या है, ये डायफ्राम देख रहे हैं, ये मसल्स और जो होती हैं डायफ्राम से रिलेटेड जो लगी हुई मसल्स हैं जो उसको अटैच करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। अब सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाती है, ये मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। डायफ्राम लोअर डाउन, ये नीचे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जैसे इस पोजीशन पे इस टाइम ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड एयर डिफ्यूजेस, और एयर अंदर एंटर कर जाती है। ये पोजीशन जो है ये इन्हेलेशन वाली पोजीशन दिखाई है, आप ये देख रहे हो डायफ्राम इस टाइम फ्लैट हो रखा है, ठीक है। बिकम फ्लैट, लंग्स एक्सपैंड एंड एयर डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलाई। तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और लंग्स को फैलने की जगह मिल जाएगी, एक्सपैंड होने की जगह मिल जाएगी। एक्सपिरेशन यानी कि एयर को बाहर रिलीज करना, ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सराउंडिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर। डायफ्राम एंड मसल्स रिलैक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इससे पहले, यहाँ पर रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। डायफ्राम पुशेस अपवर्ड, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, अब नीचे की तरफ आया था, अभी ऊपर की तरफ हो जाता है, इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ को बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डायफ्राम पुशेस अप द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो लंग्स होंगे, ठीक है, ये सिकुड़ जाएंगे क्योंकि उनको जगह नहीं मिलेगी, डायफ्राम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी रिड्यूसेस, और ये रिड्यूस हो जाता है, तो ये उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, बिल्कुल सिकुड़ देता है। तो रिड्यूसेस एंड रिलीजेस एयर इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, जब ये सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एयर बाहर आ जाएगी, जब ये फैल जाएंगे तो एयर अंदर कर आ जाएगी। तो ये सारा रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, डायफ्राम प्ले कर रहा है, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स एक्सपैंड, एयर एंटर्स इन, फिर डायफ्राम एक्सपैंड हुआ, ठीक है, मसल्स रिलैक्स हो गई इसकी डायफ्राम की, और एयर जो है, ये जो लंग्स हैं ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो डायफ्राम इसका सारा ये प्रोसेस जो होता है, मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ये परफॉर्म करता है। अब लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर बचा है वो है, एक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मेरे को आपको बताना है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। प्लीज इसका नाम याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का आप नाम याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है ये बेसिकली इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो दैट इज हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आवर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, तो इट वर्क्स एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब दूसरी बात हम कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी कि ब्रीदिंग हो गई, हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन का काम है हमारी बॉडी में फूड को बर्न करना। हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का पाथवे पूरा देखा था, जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन कंबाइन करता है हमारी ग्लूकोज के साथ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। वो कहाँ पर होता है, वो सारा हमारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म, वो सेल के अंदर होता है। तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ब्रीदिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग के अंदर क्या है, हम एयर को अंदर ले रहे हैं, एयर को बाहर एक्सेल कर रहे हैं, टेकिंग इन ऑफ एयर, गिविंग आउट ऑफ एयर, ठीक है। तो दैट प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, ब्रीदिंग भी इंक्लूडेड है और बर्निंग ऑफ फूड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैंने बिगिनिंग में आपको जो डेफिनेशन कराई थी रेस्पिरेशन की, यही तो बताया था कि जो हमारा फूड बर्न होता है और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रिलीजिंग ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद द बर्निंग ऑफ फूड इज रेस्पिरेशन, और उसके अंदर हमारा ब्रीदिंग भी इंक्लूड होता है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं, दो तीन, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूँ। ब्रीदिंग जो है ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्या है, फिजिकली ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है दैट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, फूड के डाइजेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो वो फूड बर्न होता है। दूसरा, ब्रीदिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है हमेशा, ठीक है ना। 38 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स,
ये हमने पूरा पाथवे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट टॉपिक अगेन। तो उसके अंदर हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, बट सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है ब्रीदिंग। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने आज की टिप बतानी थी। टिप आपको मैंने बतानी है अपना कंसंट्रेशन एग्ज़ाम का इंक्रीज करने के लिए। एक थोड़ी टाइम के लिए 5 to 10 मिनट्स की मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा, जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आपका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, अरे आज मेरे को से ये बात करनी थी, आज मेरे को ये काम करना था, आज मेरे को अपने मोबाइल पे ये चेक करना था, उसको मेरे को मैसेज करना था। तो वहाँ से आपका दिमाग जो है ना कॉन्सेंट्रेट होगा आपकी स्टडीज़ के ऊपर जिस टाइम आप पढ़ रहे हो। और अगर आपका नहीं लग रहा तो आप ये कॉन्सेंट्रेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक दिया लीजिए, घर सबके घर में होता है, मंदिर सबके घर में है, छोटा सा दिया ले लीजिए, वरना मिट्टी का एक दिया मंगवा लीजिए, ठीक है। उसको अपने सामने रखिए, रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, उसको बर्न करके 5 to 10 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसकी जो टिप होती है, जो उसकी फ्लेम होती है, उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, यू हैव टू इनहेल करिए, ठीक है, एयर को। और जब आप इनहेल करें तो आपकी जो टमी है, आपका जो स्टमक है, वो बाहर आना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए इनहेल करते हुए। और एक्सहेल करिए। एक्सहेल किससे करना है, माउथ से, स्मॉल सी, जैसे सीटी बजाते हैं ना ऐसे। तो एक्सहेल करते हुए आप ऐसे 5 टाइम ये करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उस पर हो जाएगा। फिर आप उस फ्लेम को ऑब्जर्व करते रहिए, उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहिए। आपकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं तो आने दीजिए, एक बार कोशिश करिए, 2 बार कोशिश करिए। अगर झपक भी रही है पलक तो, पर उसका आपका ध्यान पूरा उस टाइम उसकी फ्लेम पर होना चाहिए कि हाँ मेरे को उसकी फ्लेम को देखना है। तो अगर ये 5 मिनट से 10 मिनट से आप करते हैं स्टार्ट, तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है स्टडीज़ के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टडीज़ जो होती है उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्टिविटी जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये स्मॉल मेडिटेशन का टिप है। तो मेडिटेशन भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे हम मेरे को स्पिरिचुअल बना रही है मैम, मैं स्पिरिचुअल नहीं बना रही हूँ, आपकी जो माइंड पावर है उसको इम्प्रूव कर रही हूँ। और ये मैं टिप्स आपको हर वीडियो के अंदर एक टिप दूंगी, आपकी माइंड पावर या आपको जो हेल्प करे एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना है, स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए। ऑल दी बेस्ट। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम।